बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ स्पोर्ट्स वन जो जारी रहेगी। वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है इस वक्त, उसका 13 नवंबर को फ़ाइनल है। तो हम फाइनल तक इंशाल्लाह आपके साथ ही होंगे। मेरे रेगुलर पैनलिस्ट भी आपके साथ ही होंगे, हारून रशीद और बदियुज़्ज़मा। आज का पहला मुकाबला जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के दरमियान हुआ। नीदरलैंड्स ने जीत लिया मैच 5 विकेटों से और 2 ओवर का खेल बाकी था। तो नीदरलैंड ने क्या खेल पेश किया उसकी भी हम बात करेंगे। उसके अलावा दूसरा मैच अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। भारत की टीम बैटिंग कर रही है बांग्लादेश की दावत पर। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए। भारत अगर जीतता है तो उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाएगी फॉर द सेमीफाइनल, और अगर कुछ और होता है, हार जाता है भारत, तो उसके बाद फिर और दूसरी टीम्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत ट्रिकी हो चुका है मामला दूसरे ग्रुप में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह शामिल हैं। वहाँ पर टीम के दरमियान ज़रा मुकाबला सख्त है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने कल मैच खेलना है और पाकिस्तान को सामना करना है साउथ अफ्रीका का। और पाकिस्तान की टीम को एक झटका लग चुका है कि फ़खर जमान आउट हो गए। कल के मैच में वो नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे वो भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनफैक्ट ये चीज़ तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, क्योंकि अगर आप अनफिट प्लेयर्स को बग़ैर फिटनेस किए हुए, मैच फिटनेस किए हुए, यानी उनको कोई मैचेस ना खिलाएं और स्ट्रेट अवे आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खिला दें, तो ये इश्यूज़ तो होते हैं। आप देखें कि ऑलरेडी उन्होंने शाहीन आफरीदी को जो खिलाया हुआ है, अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा है। फ़खर जमान को कहा था कि 2 मैच के बाद हम तीसरा मैच खिलाएंगे। तीसरे मैच में जब वो खेले तो उनके घुटने ने जवाब दे दिया। नहीं, वो तो घुटने में वो इंजर्ड हुए थे, वो रन लेते हुए गिरे थे, ये बताया गया। वो देखिए, जो भी है, होता ये है कि जब आप 100% फिट नहीं होते तो ज़रा सी भी मोच या ज़रा सा भी टर्न अराउंड होना, क्योंकि जब आप मैच खेल रहे होते हैं ना, तो आपको नहीं पता लग रहा होता कि किस वक्त आप अनएक्सपेक्टेड मूव ले लेंगे। क्योंकि आप जब भाग रहे होते हैं, चाहे फील्ड में हो चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट में हो, तो एकदम से तेज़ मूवमेंट, यही तो वो चीज़ है। जब बंदा 100% फिट होता है तो इस किस्म के अचानक जो मूव्स हैं वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब वो टेंडर हो और अभी वो हीलिंग प्रोसेस पूरा ना हुआ हो और वो पीछे मैचेस ना खेला हो, तो इशू तो ये होता है। बट एनीवे, आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि 13 बंदों के साथ आप गए हुए हैं, 2 अनफिट हैं, एक को आप ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, दूसरे को आपने खिलाने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान टीम का नुकसान हुआ। बदियुज़्ज़मा, मैं यहीं से प्रोग्राम आज शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, फ़खर जमान जो गए हैं, आपके ख्याल में इंजर्ड हुआ है? ज़रूर इंजर्ड हुआ है, लेकिन ये जो तरीका हारून भाई बता रहे हैं ये ठीक है नहीं है? अब क्या करना चाहिए? देखिए, एशिया कप का फाइनल है और वहाँ पर ये जो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद आपने उनको पाकिस्तान लाए, फिर यहाँ से रिहैब के लिए गए, फिर वापस आए। तो जब एक बंदे को आप यही कह रहे थे कि इंग्लैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया में साथ रह के रिहैब भी मुकम्मल करेंगे, डॉक्टर उनको चेकअप करेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे थे कि वो मुकम्मल फिट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको साथ रखें। आपके पास पीछे अगर प्लेयर्स ना हो, आपके पास पीछे प्लेयर्स ना हो, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले, T20 में परफॉर्म करने वाले लड़के यहाँ बैठे में, तो उनमें से किसी एक को ले लेते। तो आज आपको ये चीज़ें आपके पास कितने फ़खर देखिए, फ़खर तो ओपन कहते हैं, ओपन आपने वैसे ही चेंज नहीं करने। तो मेरे ख्याल में यहाँ से शुएब मलिक था, कामरान गुलाम था, अब्दुल्ला शफीक था, तो ऐसे मिडिल ऑर्डर के सारे छोटे फॉर्मेट के प्लेयर तो नहीं है। मतलब मुझे कामरान गुलाम को आपने PSL में खिलाया, उसने क्या करके दिया? अब्दुल्ला शफीक तो या कामरान गुलाम तो फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर है। फर्स्ट क्लास है। PSL में उसने क्या किया? PSL में उसने परफॉर्म किया, आगे अपनी टीमों को जिताया भी है उसने मैच। तो क्या उसके बाद अगर आपने ओपन ही लेके जाना था, शर्जील आपके पास था, आजम खान था, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, क्यों नहीं आपके पास T20 के प्लेयर हैं? लेकिन सलमान को भी, आगा सलमान है, आपके पास बड़े प्लेयर हैं। लेकिन मसला यही है कि वो ये है कि आपने एक जिद बांधी हुई है, आपने पसंद नापसंद को अपने साथ रखना है। यही वजह है कि आप आज जो है वो पाकिस्तान टीम को नुकसान बोलोगे ना तो बैन हो जाओगे तुम। बैन क्या हो जाएंगे? ये देखिए, ये देखिए ना, मेरी टीम है, आसिफ भाई ना आपकी टीम है। एक कानून बनाया हुआ है कि आपने तनकीद नहीं करनी, इस तरह के लफ्ज नहीं बोलने। कौन सी तनकीद नहीं करनी है भाई? ये पसंद ना नहीं, सामने मुझे एक चीज गलत नजर आ रही है, एक बात गलत हो रही है, तो मैं उसको गलत भी ना कहूँ। मैं कहूँ बहुत अच्छा हुआ, इंजर्ड प्लेयर को लेके चले गए, बाहर बैठ के मैच देखता रहा। किससे सवाल करते हो? आपका सवाल डायरेक्ट किससे है? मेरा सवाल रमीज राजा से डायरेक्ट ये है। PCB चेयरमैन आज जो वो बातें कर रहे हैं ना कि जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस हमारी बिल्कुल क्लब लेवल की थी और ये था, तो भाई ये किसकी वजह से है? आपकी जब आपको चीफ सेलेक्टर टीम बना के दे देता है, तो आप चीफ सेलेक्टर को भी ये कह सकते हैं कि यार ये 2 लड़के जो हैं वो इस जो हैं वो फॉर्मेट के नहीं है, इस फॉर्मेट के हैं।
तो आपके पास तो हर टीम को देखें, आप न्यूजीलैंड को देखें, इंग्लैंड को देखें, जितनी भी टीम है हर फॉर्मेट में उन्होंने अपने T20 के स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं। आपके पास कौन सा स्पेशलिस्ट है? और आप यहाँ पर जो है, मैं फिर वही बात करूंगा कि वीडियो डाल देते हैं, मैं 150 छक्के मारता हूँ, मैं 200 छक्के मारता हूँ, उनका एक छक्का तो दिखा दे मुझे। एशिया कप से लेके आज तक कोई 3 छक्के नहीं लगा चलो सके। ये अलग बात है। और मैं ये जो कह नहीं, जो बातें हैं सर, ये जो है उसको आप करें। आप आज दुआएं कर रहे हैं कि मैं जिम्बाब्वे इंडिया मैच हार जाए, फलाना हार जाए, उसके बैच में बारिश हो जाए, ये क्यों नो बताई? बदी के पॉइंट को मैं थोड़ा सा देखें, मैं इसको एथिकली लेता हूँ। देखो, इट्स नॉट दैट कि आप बदी को कह रहे हैं कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं आपको गेम एथिक्स की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्म्स हैं, दुनिया भर में नॉर्म्स यही होते हैं कि आपका अनफिट प्लेयर पहले कुछ मैचेस खेल के आता है और उसके बाद वो जब अपना प्रूव कर देता है अपनी फिटनेस इन फर्स्ट क्लास मैचेस और T20 मैचेस, नॉट द वर्ल्ड कप मैचेस, तो उसके बाद आप जब उससे पूरी तरह मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ यार ये पूरी तरह फिट है, तब उसको टीम में डालते हैं। इवन देखें, इसमें नुकसान में अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, इवन न्यूजीलैंड ने भी एक गलती की है जिसमें मिचेल को उन्होंने अनफिट हो गया था और वो टूर से बाहर हो रहा था वर्ल्ड कप के, लेकिन मिचेल ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, हेयर लाइन फ्रैक्चर था जो भी था। लेकिन देखिए क्या हुआ, उस गैप के बाद जो मिचेल उनका मेन स्टे था पिछले, अगर आप 1 साल में उठाएं, वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सका। सो हमारा मकसद यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं, हम गेम एथिक्स, सिलेक्शन एथिक्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये आप अगर ये कोई समझ रहा है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट। हम तो गेम रूल्स और गेम एथिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना। अच्छा ये बताएं फिर कि अगर रिहैब का प्रोसेस टूर पे होता है, नो ये तो मान ही नहीं सकता। फिर NHPC जो इतना बड़ा इदारा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि कौन सी दुनिया में मुझे बताएं कि टूर पे रहते हुए रिहैब होता है, वरना अपनी ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स या इतने बड़े मेडिकल पैनल्स ये सारे क्यों बनाए हैं? होता ये है कि देखें, जो रूल्स ऑफ द गेम वो ये है कि आपका टीम का कोर है, वो टीम को बाहर लेके गया, वहां से एक बंदा अनफिट हो गया, तो अनफिट बंदा जो है ना, वो टीम मैनेजमेंट उसको रिहैब के लिए भेजती है आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर। वर्ल्ड कप में वहां की मेडिकल को भेजा था जी, 2015 वर्ल्ड कप में हफीज को वहां से भेजा था। फिर वो वहीं रहता है और उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर जब काम होने के बाद उसको कुछ मैचेस खिलवाए जाते हैं, चाहे वो क्लब मैचेस खिलवाए जाएं, चाहे कुछ और मैचेस खिलवाए जाएं। उससे फिर ये फर्क पड़ता है कि उनको पता लगता है कि यार ये अब हमें वैसे तो फिजिकली फिट नजर आता है, क्या ये मैच फिट है कि नहीं है। देखिए, दो चीज़ों को अपने जेहन में रखें। एक तो नॉर्मल अनफिट यानी फिटनेस का इशू है कि जी वो अनफिट है। उसके बाद सेकंड जो है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है मैच फिटनेस। मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं फिट हो गया हूँ, पिछले 1 महीने से मैंने बैट भी नहीं पकड़ा, ना मैंने बॉल पकड़ी, अब मैंने फिजिकली मैं फिट हो गया हूँ, अब मुझे मैच फिट होना है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे मैचेस खेलने पड़ेंगे टू प्रूव कि हाँ यार मेरा रिदम आ गया, मेरी बॉडी भी चल रही है, मेरी बैक फुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग ठीक हो रही है, मैं भाग भी ठीक रहा हूँ, मेरी अचानक मूवमेंट्स जो हैं वो भी मुझे तंग नहीं कर रही। सो दीज आर द इश्यूज। NHPC में कोई कौन है जो जिम्मेदार है? क्योंकि कोच वहाँ जो भी वहाँ के हेड होंगे मेडिकल पैनल पे, मैं तो क्योंकि 2 साल से मुझे नहीं पता कि कौन है। मेडिकल पैनल की बाद में आपके डायरेक्टर जो हैं वहाँ जो बैठे हुए हैं, जो हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर हैं, उनका काम नहीं है। उनका काम यही है कि आप डॉक्टर के पैनल को यहाँ बैठा के रखें, या पर वो मौजूद होते हैं, और जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप उनको कहते हैं कि भाई ये हमारा खिलाड़ी इनफिट है, इसको हमने 2 हफ्ते में सही करना है, 2 महीने में सही करना है, 6 हफ्ते में सही करना है, ये हाई परफॉर्मेंस में सही होगा। तो आपने उसको बनाया क्यों? इसीलिए बनाया था ना कि खिलाड़ी जो इंजरी का शिकार होते हैं, या खिलाड़ियों को कोई परेशानी होती है, या खिलाड़ियों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनको सहूलियात देगा। तो मुझे बताएं, आपका मेडिकल पैनल का डॉक्टर सोमरो आज कह रहे हैं जी कि उनकी पुरानी इंजरी दोबारा वो हो गई है और वो अगले मैचेस नहीं खेल सकते। तो यार आप ये बता दें, वर्ल्ड कप से आउट थे और आउट हैं। एक मैच खिला के आपने लोगों को दिखाने की कोशिश की कि हो सकता है ये फिट हो, उनको पता चला कि ये नहीं है इस काबिल, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। तो ये चीज़ें जो पहले की होती हैं, छुपा के रखी जाती हैं, वो जब सामने नज़र आती हैं लोगों को खेलते हुए, उन्होंने देखा लोगों ने फ़खर को, तो उन्होंने देखा कि ये तो यार बिल्कुल वो काबिल ही है खेलने के। आप शाहीन को देखें, मैं नहीं कह रहा, आप तो क्रिकेट देखते हैं, मैं देखता हूँ अरुण भाई ने क्रिकेट खिलाई हुई है, लेकिन वो लोग जो फैंस होते हैं वो देख रहे होते हैं। उन्होंने शाहीन अफ्रीदी को देखा, मुझे कितने लोगों ने कहा यार ये तो मुकम्मल फिट ही नहीं है, क्यों खिलाया इसको? तो ये देखें ना। देखिए ऑन टूर आप रिहैब की बात ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसी मौजू पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर इट इज़ इक्विप्ड, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। ये हमारे पैनलिस्ट का ख्याल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सी यू अगेन।
तो अभी अभी रोहित शर्मा आउट होकर वापस गए हैं, अब झटका लगाया भारत की टीम को, लेकिन अब विराट कोहली आएंगे तो एक ये साई ऑफ रिलीफ भी है उनके लिए, जो बैटिंग के फ़ैन हैं या विराट कोहली के फ़ैन हैं उनके लिए ये साई ऑफ रिलीफ है। हम बात कर रहे थे एनएचपीसी होता क्या है, पहले ये हारून भाई से मैं समझूंगा, उसके बाद पूछूंगा कि वहाँ कमी क्या है। हारून भाई, एनएचपीसी बना क्यों था, क्या मकसद है इसका? देखिए, एक तो चीज़ ये समझने की है कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसकी तमाम की तमाम क्रिकेट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाता है। दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बोर्ड जो है ना वो रेगुलेट करते हैं चीज़ों को। हमारे यहाँ क्योंकि इतना ज़्यादा ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारी एसोसिएशंस फ़ाल हैं, डिपार्टमेंट्स के अपने रोल हुआ करते थे, तो उस चीज़ को देखते हुए तो जनरल तौकीर ज़िया जब चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सारा कुछ हम ही कर रहे होते हैं तो हमें एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनानी चाहिए जहाँ पर जितने भी कोई ऐसे इश्यूज़ आए, जो उस ज़माने में नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी थी जिसका नाम इन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया। उसका मकसद ये था कि वहाँ पर हम वेरियस लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें हम अंडर 19 के प्लेयर्स को भी बुलाएंगे पूरे मुल्क भर से, ए टीम के प्लेयर्स को भी बुलाएंगे, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को भी बुलाएंगे, और वहाँ पर पूरा स्टाफ डेडिकेट कर दिया गया था कि जी हेड कोच भी वहाँ होगा, फिटनेस ट्रेनर भी वहाँ होगा, मेडिकल पैनल भी वहाँ होगा, तो ताकि सारी चीज़ें जो भी नेशनल टीम की रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट इन एचपीसी को बताएगी और एचपीसी उसके ऊपर काम करेगी। बेसिकली ये पूरा मकसद था कि ट्रेन किया जाए। मेडिकल पैनल भी यहाँ होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इंजरी का जो भी इशू होगा वहाँ से वो निकल के प्लेयर उस मेडिकल पैनल के पास आएगा, वो उसको असेस करेगा उसकी इंजरी के लेवल को, और उसके बाद उसको ट्रीट करेगा, और वो ट्रीट करने के बाद दोबारा वापस भेजेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या किसी और फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, ताकि वहाँ खेल के अपनी फिटनेस को प्रूव करे और उसके बाद पाकिस्तान की टीम के सिलेक्शन के लिए अहल हो। प्रॉब्ली ये वो सारी चीजें हैं जो कि अब वहाँ पे कोचिंग का हिसाब जरा मुझे बता दीजिए, कोचेस कितने हैं अगर आपको मालूम है? नहीं, कोचेस देखिए वहाँ पर हेड कोच है, उसके बाद बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है। ऑस्ट्रेलिया में ये तो सारे नहीं, यहाँ पर भी वो तो अभी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि मैं वही हैरान। नहीं, इत्तेफाक कैसे? हाँ, नहीं, ये तो हो नहीं चला रहे हैं, इत्तेफाक कहाँ से आ गया? क्योंकि शाहिद असलम वहाँ के टॉप कोच थे, मंसूर राना भी वहीं थे, बैटिंग कोच थे, मंसूर राना बैटिंग कोच थे, वहाँ चले गए, यूसुफ बैटिंग कोच थे, वहाँ चले गए, सकलैन हेड कोच थे, वहाँ चले गए, आपके भाई साहब उमर वो भी वहाँ बॉलिंग कोच थे, वो भी वहाँ चले गए। अब वहाँ कौन है? वहाँ तो भी कोई भी नहीं है। तो फिर उसका और नहीं देखे ना, यहाँ तो वहाँ अगर कोई नहीं है तो कोई ऐसा रिहैब का प्रोग्राम भी तो वहाँ नहीं चल रहा, वहाँ का ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम भी नहीं चल रहा ना। जब होगा मेरा तो सिर्फ मकसद मेरा हमेशा देखे दुनिया भर में जहाँ भी ये, जैसे हम अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड का भी अपना एक यूनिवर्सिटी के साथ उनका एक लिंकअप है, जिसमें उन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ बनाया हुआ है, तो वो उनको वहाँ हेल्प करते हैं। न्यूजीलैंड लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ अटैच, वहाँ उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपनी एकेडमी बनाई हुई है, वहाँ उन प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन उनका स्टाफ सेपरेट है। यानी जैसे अभी आपने बात की कि जितना भी हमारा कोचिंग स्टाफ जो कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का है वो नेशनल टीम के साथ नहीं होता। हमारे यहाँ ये इशू हुआ है कि वो सारे नेशनल टीम में चले गए और यहाँ पर अब पीछे कोई भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी अगर प्रोग्राम चलेगा आप तुम तो वहाँ जा भी चुके हो, वहाँ देखा किसी का रिहैब होते हुए, कुछ काम होते हुए देखा? हसन अली को मैंने देखा था, बहुत अच्छा रिहैब वो करा था, शोएब मकसूद का पूरा साल रहा था शोएब मकसूद। तो अब क्या मकसद क्या है? रिहैब सेंटर है या एनएचपीसी का क्या मकसद है, वो पूरा हो रहा है? देखिए वहाँ तो अब मुझे मकसद तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सारे ही डॉक्टर आपने जो है डॉक्टर हैं वो टीम के साथ हैं, कोचेस वो टीम के साथ हैं, यहाँ एक आध दो कोचेस तो होने चाहिए। ये जो आपके यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी चल रही है, दूसरे फर्स्ट क्लास इवेंट चल रहे हैं, तो इसमें से भी कोई ऐसी इंजरी हो सकती है जिसको आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो आ सकता है, उसका भी ये रिहैब हो सकता है। क्या हमने इन 15 या 16 खिलाड़ियों का ठेका लिया हुआ है कि इन्हीं 15-16 खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस में सहूलियात दी जाएंगी, या जो हमारा डोमेस्टिक इवेंट है जिसमें 6 टीमें आपने कर दी हैं, मतलब कोचेस का बेटा या बड़े प्लेयर का बेटा या बड़े प्लेयर का भाई तो प्रैक्टिस कर लेता है, उमर अकमल जैसा टेस्ट प्लेयर नहीं कर सकता? उमर अकमल नहीं कर सकता, अहमद शहजाद को मना कर दिया गया था। बिल्कुल, अहमद शहजाद उमर अकमल दोनों गए, इनको मना कर दिया गया, और बाकायदा इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम उन खिलाड़ियों को मौका दे रहे जो पाकिस्तान टीम के हमारे आगे प्लान में शामिल है। बाबर आजम के भाई साहब, वो कप्तान को ये मैं कह रहा हूँ, भाई ने प्रैक्टिस कर ली उनको। और दूसरा वहाँ पर ये है कि वहाँ पर आपने इतना सहूलियात दे दी है, खाली वहाँ पर रिहाइश हो गई है, क्योंकि होटल में रिहाइश बहुत दूर हो जाती है, तो बहुत सारे लोग जो कोचेस जाते हैं या बहुत सारे मेहमान जाते हैं तो वहाँ उनको कमरे भी मिल जाते हैं, तो वहाँ एक अच्छा जो है ना वहाँ मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत तेज है यार वही है ना, देखिए मेहमान नवाजी वही है ना कि आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ऐसे वीवीआईपी कमरे बने हुए, कभी आप एक कमरे में जाके तो देखें कि वहाँ ऐसे जी रूम नंबर 1 में गया हूँ मैं।
गए ना, तो आपने खुद देखा होगा कि क्या सहूलियात हैं। तो मेरे ख्याल में आपके एक दो कोचेज अगर यहाँ हों और खुदा न खासा इन डोमेस्टिक में से किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है तो उसका इलाज हो सके या उसको जो है ट्रीटमेंट दी जा सके, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें सोची नहीं जा रही। मुझे लग रहा है अब वर्ल्ड कप वापस आ रहे हैं, वापस आने के बाद क्या क्या चेंज हो रहा है आपको पता ब्रेक पे चलेगा। जाता हूँ, तुम्हारी बातें सुन के कोई फोन आ गया, ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरे प्रोड्यूसर ने अभी कहा फौरन ब्रेक लीजिए। आई एम टेकिंग अ ब्रेक, सी यू अगेन। वेलकम बैक। बांग्लादेश और इंडिया के मैच पर हम बात करेंगे। इंडिया की टीम एक विकेट खो चुकी है, रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अब ग्रुप में आती जा रही है। तो आपको लगता है कि ये पिच के बारे में पहले बताइए, एटलीस्ट गुड पिच फॉर बैटिंग। इससे पहले भी जो अगर आप मैच देखें तो वो जिम्बाब्वे ने तो बहुत लेट डाउन किया। एक बस अपसेट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को हरा के आखिरी बॉल पे, लेकिन 118 रन इस पिच के ऊपर तो बहुत ही कम थे और उसके बाद वो मैच हार भी गए। पिच अच्छी है, बाउंस है। देखिए इसमें एक सिर्फ फर्क नजर ये आएगा आपको कि पर्थ के और इसमें कि इसमें लेटरल मूवमेंट या स्विंग ऐसे नजर नहीं आएगी, लेकिन बाउंस है। थ्रू द लाइन आप इसको खेल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाउंस की वजह से कट शॉट जो हैं वो हवा में जाने के ज़्यादा चांसेस है। आप पुल करेंगे वो भी हवा में जाने के चांसेस हैं। जैसे भी एक कैच भी छुटा और दूसरा कैच कट मारते हुए वो पॉइंट पे आउट हुए। इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। बांग्लादेश अगर जीत जाता है ये मैच तो आई थिंक वो तो कंटेंशन में आ जाएगा सेमीफाइनल में जाने के, और इंडिया अगर जीत लेता तो ऑब्वियसली उसके बाद बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि फिर आखिरी मैच में इंडिया भी अगर जीत जाएगा तो वो थ्रू हो जाएगा। सो बात वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान को हेल्प किसी तरह हो सकती है। पाकिस्तान का तो ऐसा मुझे लग रहा है, वो क्या मिसाल देते हैं कि पूरा पिंड ही मर जाए ना, चौधरी नहीं मर सकते। चौधरी नहीं मर मुझे ये लग रहा है। ये वही वाले साहब है। अगर मैं कहता हूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 में से सब कुछ भी उलट पुलट हो जाए ना, फिर भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। और इस वक्त जो भारत खेल रहा है, खासतौर पर जो विराट कोहली और KL राहुल बैटिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैंस चाह रहे होंगे किसी न किसी तरीके से ये आउट हो, बांग्लादेश जीते। तो हम कभी किसी के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, कभी किसी के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, और रिजवान ने भी कहा है दुआएं करें। तो मुझे लग रहा है हम सब दुआएं ही कर रहे हैं। तो भाई दुआ के साथ जो है ना वो दवा भी लेनी, दवा की भी जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड में आप दुआ अगर सही करेंगे तो हम दुआएं भी आपके लिए करेंगे। करते रहते हैं, रिजवान तो बहुत दुआएं करते हैं ग्राउंड में। मैं दवा की बात कर रहा हूँ। अच्छा दवा, मैं दवा की बात कर रहा हूँ कि दुआएं तो हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन देखिए आपने कसम खाई हुई है कि हमने कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना। वो शेर है ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। वही साहब है। देखिए इस बीमारी यानी कि आप अगर मैं वो कह रहा हूँ ना कि आपने कसम खाई हुई थी कि हमने कॉम्बिनेशन को चेंज ही नहीं करना। भाई एक आध मैच में करके देख लेते कुछ ना कुछ। चलो सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के अभी 3 मैचेस हुए हैं, ये चौथा मैच है और 4 पॉइंट बराबर हो जाएगा। देखिए मेरी अभी 2 मैच है बांग्लादेश के। अगर ये मैच के बाद सुने, इसके बाद एक और मैच है, ये चौथा मैच है। इसके बाद पाकिस्तान से खेलना है उन्होंने आखिरी मैच 7 तारीख को। तो अगर ये दोनों मैच जीत जाते हैं तो 8 पॉइंट डायरेक्टली ये भी सेमीफाइनल की दौड़ में। इंडिया अगर दोनों मैच जीत जाता है वो 8 पॉइंट। साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान से हार भी जाता है और आखिरी मैच जीत जाता है उसके 7 पॉइंट। तो हम 2 मैचेस जीतने के बाद भी हम 6 पॉइंट पे खड़े होंगे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम जीतेगी जाहिर है वो अपने रन रेट को भी ऊपर लेके जाएगी। तो ये आपको देखिए ना कि आप 99% मेरे ख्याल में पाकिस्तान का चांस नहीं है, 1% आप कह सकते हैं। यार 1% कह सकते हैं। ये ग्रुप की पोजीशन इस ग्रुप की भी इंटरेस्टिंग हो गई है। इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स हैं। टॉप पोजीशन पे है साउथ अफ्रीका की टीम 5 पॉइंट के साथ, और इनका रन रेट भी अच्छा, रन रेट बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छा रन रेट। पाकिस्तान इस वक्त 2 पॉइंट्स है पाकिस्तान की जाहिर है, और 3 मैचेस हो चुके हैं और पाकिस्तान का रन रेट है 0.765। तो पाकिस्तान के चांसेस आपको भी नहीं लगते? नहीं देखिए, वैसे अगर हम देखें जिस तरीके से, क्योंकि टॉप टीम्स खेल रही हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 2 मैचेस हैं उनमें से एक मैच तो वो जीत ही लेंगे। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मैच अगर जीते तो 8 पॉइंट पे जाएगा। पाकिस्तान के पास एक ही चांस है, अगर वो दोनों मैच जीतते हैं तो 6 पॉइंट पे फिनिश करेगा। अगर इंडिया एक मैच हार के और अगला मैच जीते तो वो भी 6 पॉइंट पे फिनिश करेगा। सो देन वो आप जो नेट रन रेट की बात करें ना, वहाँ नेट रन रेट तो बाद में आता है। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया ग्रुप से। हाँ ग्रुप से अगर वो चीज़ आ गई तो ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप में आ जाएगा। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के लिए तो है बहुत मुश्किल, लेकिन हम ऑब्वियसली क्योंकि हम इस तरह के पैशनेट फैन हैं कि हम चाहते हैं जो मर्जी होता रहे लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलना चाहिए। जो मर्जी होता रहे पाकिस्तान से दिल में है ना, ये है दिल में है, ये अच्छी बात है। अब ये पाकिस्तान ने जो गलतियां की वो तो की हैं। अब जो मैच पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका से उस पर हम बात करेंगे।
थोड़ी सी बात नेदरलैंड्स और उसके मैच की हमने की थी। अभी इंडिया का स्कोर क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है, उसके ऊपर थोड़ा सिचुएशन देखें। ओवर कितने हुए हैं? 8वां ओवर है, 50 रन बना लिए। 51 पे 1, 8वां ओवर है। कल के मैच में, कल जो मैच हुआ उसमें एक चीज़ थी जो हमने देखी, जो न्यूजीलैंड ने की थी। न्यूजीलैंड गो के मैच हार गई, लेकिन जो फिलिप्स और उनके जो पार्टनर थे विलियमसन, उन्होंने पावर प्ले के बाद यानी 7वें ओवर से 15वें ओवर तक का गेम बड़ा कंट्रोल में रखा था। कोई 82-83 रन उन्होंने स्कोर किए थे। नहीं, वो आप सही तो कह this रहे is हो, also लेकिन उसमें important. जो सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट अगर कल न्यूजीलैंड को तो मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद विकेट्स इन हैंड थे। आप दोनों का फर्क देखें ना, जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, आप उनका Top स्ट्राइक order रेट देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, और न्यूजीलैंड के कैप्टन का स्ट्राइक रेट देखें, विलियमसन का। रन बॉल किया है 40 बॉलों में 40 रन, तो मैच कैसे जीतते आप? ये 40 बॉलों पे 70-80 रन होते तो आप मैच जीते, और वही 20 रन का डिफरेंस है जो कि आपने नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा खेल के वो की। उसके बाद भी नीचे आने वाले जो है इंग्लैंड की बॉलिंग और फील्डिंग, आप हालांकि कल इंग्लैंड ने फील्डिंग बहुत बुरी की थी, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी फील्डिंग की, लेकिन सैम करन ने जो स्पेल किया, मेरा ख्याल है जो आखिर में आके वो बहुत अच्छा स्पेल था। फिर उसके बाद उन्होंने कैचेस भी 1-2 अच्छे किए। 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की कल इंग्लैंड के। आप इससे अंदाजा लगाए उनके पास कितनी बड़ा वो पैकेज है कि वो जिसको मर्जी जाए कह देते हैं आगे बॉलिंग कर ले। सो वो स्ट्रॉन्ग टीम लगती है, फेवरेट टीम लगती है, लेकिन आई थिंक इस वक्त जो सिचुएशन उस ग्रुप में हुई है, 3 टीमें मुझे लगता है कि एक ही पॉइंट्स पे खड़ी हुई है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। मैं अभी उसकी वही आपको बता रहा था कि जो चारों टीमें उन्होंने 4-4 मैच खेले, और चारों टीमों में इस वक्त अगर आप टॉप पे देखें तो न्यूजीलैंड को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स तो बराबर है, लेकिन उनको रन रेट की वजह से थोड़ा एज हासिल है। लेकिन उसके बाद अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को देखें तो 4-4 मैचेस में 2-2 जीते में, सही है। श्रीलंका ने 4 मैचेस में 2 जीते और उसके अलावा 2 हारे, लेकिन इनके पॉइंट जो हैं वो एक कम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो 5 पॉइंट हैं, न्यूजीलैंड के 5 पॉइंट हैं, इंग्लैंड के 5 पॉइंट हैं। अब रन रेट में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा माइनस में है और इंग्लैंड प्लस में है। अब जो न्यूजीलैंड का मैच है वो आयरलैंड से होगा, और उसके बाद इंग्लैंड का मुकाबला जो है वो श्रीलंका से होगा, और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो है अफगानिस्तान से होगा। अब अफगानिस्तान तो बाहर हो गई यार। ठीक है, बाहर तो हो गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अब अफगानिस्तान के साथ जो मैच खेलना है उसमें कम से कम 40 से 50 रन की जो अगर आप वो रख के रखेंगे कि हमने जीतना है, तो वो आपके लिए वो होगा। वरना इंग्लैंड का रन रेट बहुत अच्छा है, और अगर इंग्लैंड ने हरा दिया श्रीलंका को तो ऑलरेडी इंग्लैंड आ जाएगा मुकाबला भी नहीं हुआ था। बिल्कुल, उनको मुकाबला भी नहीं होता, तो इंग्लैंड और आ जाएगा। भले ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाए, फिर इंग्लैंड आ जाएगा। कल के मुकाबले में न्यूजीलैंड हार गया, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छा पकड़ा कल। देखिए, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा बीच में जो न्यूजीलैंड की पोजीशन थी बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन वही वाली बात है कि केन विलियमसन जो है ना वो बॉलें ज़्यादा खेल गए। अगर 60 रन भी उनकी इतनी बॉलों पे होते तो, क्योंकि जिस तरीके से फिलिप्स खेल रहे थे, फिलिप्स ने बहुत अच्छा मैच को ले गया। फिर आगे पे नेशम आया, फिर जो स्लेटनर आया, उनके ऊपर जो दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से वो लंबी हिटें मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, सैम करन जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। फिर आपके जो है वुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो यहाँ फील्डिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की। बल्टर ने जो कैच लिया, आप उसको देखें कि उसने आउटस्टैंडिंग कैच लिया। तो वो ये होता है कि जब आप कम्बिनेशन बना के आपको पता है कि हमने इतनी 2-3 टीमों में से ऊपर जाना है, तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने बटलर ने कैच लिया, बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ देखें कि न्यूजीलैंड ने बटलर का कैच छोड़ा, वरना ये टीम शायद इतने रन्स ना करती। तो इसलिए फील्डिंग का डिफरेंस जो हम कह रहे हैं वो यही आता है कि एक कैच, एक रन आउट आपके मैच का 5 लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक आपने देखा कि कैचेस गिरे भी हैं और बड़े मुसरत फील्डर्स हैं। मोइन अली ने कैच गिराया, विराट कोहली ने कैच छोड़ा, हमारे यहाँ से हैदर अली, वो कितना बड़ा नाम है लेकिन फील्डर तो वो अच्छा है। उसमें जो हाई कैचेस मुश्किल हैं। उसमें मैं बताऊं आपको कि इश्यूज क्या हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड है ना वो बहुत बड़े से हैं। आपने देखो कि मल्टी स्टोरी स्टैंड्स हैं। उसमें होता यह है कि जब बॉल लाइट्स में जाके आती है तो एट टाइम्स फील्डर्स को पिक करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो इसलिए जब वो अगर उसी हाइट में बॉल आ रहा हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे हाथ में, पता लगा कि आप लोग का हाथ पहले जल्दी बंद हो गया या थोड़ा सा लेट बंद हुआ, उसकी वजह से कैच कर गया। सो टेक्निकल इश्यूज वहाँ हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक देखेंगे एक्सक्यूजेज आपकी प्रोफेशनल क्रिकेट में वो नहीं चलते, क्योंकि सबको पता होता है कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इवन सारे उसमें। लेकिन शॉर्टर वर्जन में ख़ास तौर पर
T20 के लिए तो बहुत ज़रूरी है, आपको इतना शार्प होना पड़ता है कि आपके सामने से वो 1 के 2 रन ना ले, आप 2 से 3 रन ना होने दें, और उसके बाद जहां आपको मौका मिले रन आउट कर दें डायरेक्ट थ्रो से, और कैचेस आउटस्टैंडिंग करें, जैसे आपने बटलर का जिक्र किया, बहुत ज़बरदस्त कैच किया था उसने, और आई थिंक वही रीज़न है जिसकी वजह से वो बैट्समैन आगे नहीं चल सके। आपने इंग्लैंड ने बटलर का कैच छोड़ दिया, उसके बाद देखिए उसने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेल के अपनी टीम का स्कोर जो है, जो हम कह रहे थे 180 तक पहुँचा ही दिया था। अच्छा, अब कल फ़खर जमान नहीं होंगे, कल का मुकाबला पाकिस्तान का है, कौन आएगा अंदर या किसको आना चाहिए? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन है ही ना, है, या तो आप आसिफ हैदर अली को अली, लेंगे, हैदर अली। हैदर अली या आसिफ अली, और कुछ देर को आपने खिलाना ही नहीं है, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वही है, हैदर या आसिफ में से कोई खेलेगा, लेकिन वही है कि भाई यहाँ तो ना, मैं कह रहा हूँ कि आपने जीत आपके लिए काफ़ी नहीं है। तुम खेल लो जाके। मैं ये कह रहा हूँ जीत आपके लिए काफ़ी नहीं, नहीं सुन ले, अगर आप 130 रन करके मैच जीतते हैं बहुत क्लोज जाके, तो फायदा कोई नहीं। आपने अभी तो मैच जीतना जरूरी या है ना। जीतना जरूरी है आसिफ भाई, साथ में अगर आप दूसरी टीमों को भी देखेंगे ना, हम वर्ल्ड कप में एक मतलब याद है कि हम मैच जीत रहे थे, लेकिन हमने रन रेट पे तवज्जो नहीं दी थी, हमने रन रेट को देखा नहीं था, तो दूसरी टीम रन रेट की वजह से ऊपर फाइनल में आ गई थी, सेमीफाइनल में। पिछले एक इवेंट की मैं बात बता रहा हूँ, तो आपको जीत के साथ दूसरी टीमों को भी तो लेकिन देखना है। अब आपका मैनेजर बहुत स्मार्ट आदमी है, उसको सब पता होगा, मेरा ख्याल है होना चाहिए, हाँ, वीडियो बनाने में, वरना हमारे क्या बात कर दी यार। या केक की वीडियो बन रही है, वरना हर चीज की हमारे वीडियो जमाने बन रही है। वो हमने तो देखा मीडिया मैनेजर कर रहा होगा, वो टीम 2006 मैनेजर का तो जो एक फियास्को हुआ था 2006 में इंग्लैंड में, जो इंतजाम टीम लेकर बाहर आ गए थे, टीम का मैनेजर आपको याद है कौन था? जहीर अब्बास। ज़हीर बात। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा क्रिकेट खेली, वो भी मिस कर गए थे चीज़ें। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है। नहीं, वो चीज़ें अपनी जगह पे देखें, ये तो मैं और ये अभी हुआ है ना, जो कोहली ने जो रन ले लिया, एक आपको चीज़- किसी को पता ही नहीं था रूल्स का। रूल्स का नहीं पता, और बहुत सारे लोग जो है टीवी पे बैठ कर तबसरे कर रहे हैं। आसिफ भाई, मैंने कल परसों एक बंदे का तबसरा सुना, तो जो मैं अरुण भाई और आप बात कर रहे थे, तो वो उसके नेगेटिव, अंपायर को बाहर वो करनी चाहिए थी, अंपायर ने क्यों आउट वो नो बोल दी। ओ भाई, पहले आप चीज पढ़ तो लो, फिर लोगों को बताओ। फिर लोग भी जो है वो आते हैं, यार ये तो अंपायर की सारी गलती है, सारी वो गलती है। अंपायर का मसला ये है कि अंपायर उस वक्त इंटरवीन करेगा या उस वक्त अंपायर को बुलाया जा सकता है जब कोई फैसला लेना, फैसला नहीं, जब कोई फैसला होना हो। उसको छक्का था, वो तो छक्का था। सेम ऐसी सिचुएशन बांग्लादेश के मैच में आई, जो अभी बांग्लादेश का मैच हुआ था, जो लास्ट बॉल पे हुआ था, वो डिसीजन लेना था उस बॉल पे, इसलिए वो थर्ड अंपायर ने इंटरवीन किया उसमें। ये चीज़ समझ नहीं आती। खैर, और दूसरा, जब फील्ड अंपायर अगर समझता है तब वो रेफर करता है अपने आप। अगर वो खुद कॉन्फिडेंट है कि जो भी डिसीजन उसने लेना है वो ले ले। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर रनआउट की बात करता हूँ, अगर मैं एज एन अंपायर में देख रहा हूँ रनआउट है, मैं वहीं दे दूंगा, मैं जाऊँगा ही नहीं वहाँ। लेकिन लोग जो है ना, वो इस वक्त इसलिए मुताद रहते हैं कि यू नेवर नो, क्योंकि इतने ज़्यादा कैमरेज लगे हुए हैं, इंच यानी हार्डली इसका भी फ़र्क पड़ जाए तो आपका डिसीजन जो है वो किसी टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए थोड़े से कॉशियस होते हैं अंपायर्स डिसीजन लेते हुए, कि वो फ़ौरन रेफर कर देते हैं थर्ड अंपायर। हाँ, उसमें टाइम का भी ज़ाया हो जाए तो। और फिर दूसरा कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है ना, कुछ कैमराज लगे होते हैं, 4 कैमराज तो लगे हैं ना, उनमें एक खास किस्म का चीज़ आ रही है, मतलब एक खास एडवर्टीजमेंट आ रही है। ये होता है हारून भाई, ये होता है। आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे, ये ब्रॉडकास्टर्स ही तो चलाते हैं क्रिकेट को। मैं सही बता रहा हूँ, ब्रॉडकास्टर अब एक नई इसको वो नैच दे रहे हैं। ये देखें, ब्रॉडकास्टर्स ऐसे चलाते हैं, या जो टीवी वाले होते हैं, कि उन्होंने बाउंड किया होता है कमेंटेटर्स को कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। 2019 वर्ल्ड कप में क्रिटिसिज्म हो रहा था अंपायर्स के ऊपर, तो माइकल होल्डिंग ने इस बात पे एतराज़ किया था कि आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले, आई एम माइकल होल्डिंग। ये एतराज़ किया था, ये मालूम है आपको? नहीं, देखिए, अगर तो इंडिपेंडेंट आप अगर न्यूट्रल वे में रहते हुए आप तबसरा कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक न्यूट्रल वे में कुछ लोग होते हैं। अनु भाई, ये होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, एक मैच हो रहा है, ज़ाहिर है वो अंपायर, अगर वो आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, खिलाई भी है, तो मेरे ख्याल में अगर अंपायर अंपायरिंग कर रहा है तो उसको ज़्यादा पता है बेनिस्बत मुझसे या कोई बाहर बैठे हुए लोगों से ज़्यादा उसको पता है कि यार मैं नो बॉल दे रहा हूँ तो इसलिए दे रहा हूँ। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों पे आप वापस को रिव्यू पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक फैसला दे दिया और गलती से हो गया, तो उस पर भी बहुत सारे लोग जो है इस पे राहुल आउट हो गया 50 रन बना के, लेकिन बैटिंग अच्छी की उन्होंने, क्या अपनी टीम को वो आ गया फॉर्म में, ऐसा लगा कि वापस आ गया। लेकिन ये देखिए कितना उसको चांस दिया इन्होंने। देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर है। आप मैं देखें ना, अभी आपने जैसे राहुल का जिक्र किया, आप दूसरी तरफ मैक्सवेल को भी तो देखें।
ऑस्ट्रेलिया मुसलसल उसको खिला रहा है, हालांकि वो रन नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म है फॉर तो अगर हम हैदर अली को खिला रहे हैं तो क्या एतराज़ है? प्लेयर ऐसा है ना, नहीं मेरे कहने का मतलब वो या तो प्लेयर उसे- ऐसा है, द मोमेंट वो चलेगा वो उसने आपको आगे मैच- हाँ। उसकी फील्डिंग हाँ, आप देखें, हाँ। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करता है, उसने 2 आउट करके हाँ, आपको मैच जितवा मैच दिया। जितवा दिया। तो ये चीजें होती है ना कि हैदर अली को आपने खिलाने तो उन्होंने एक ही शॉट डीप मिड विकेट या लॉन्ग ऑफ में खेलना, तो वो उसके लिए हम तनकीद करते हैं। हम कहते हैं आप आउट हो, खेल के आउट हो, वो अलग बात है। आपने अगर 20 रन भी किए और टीम के काम आए और पाकिस्तान टीम जीत गई तो बेहतरीन है। आप अगर 50 रन करते हैं और 50 बॉलें खेल जाते हैं और जैसे कल विलियमसन ने किया तो उसका क्या फ़ायदा? ये चीज़ें होती हैं, टीम को जिताने वाली बात होती है। अच्छा भाई, इस वक्त जो स्कोर है वो हो गया है भारतीय टीम का मेरा 78 फॉर 2 भारत का स्कोर है बांग्लादेश के खिलाफ, और ओवर हुए हैं 9.2 ओवर। ये अच्छा रेट जा रहा है। कल इंग्लैंड भी इसी रेट से खेल रहा था। Exactly, इसी रेट से खेला था। अब आखिर में इनके पास इस ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं, हार्दिक पांड्या है, वो भी नीचे आके मारेगा। जितने भी अक्षर पटेल को आज इन्होंने खिलाया है, वो उसके आगे अलावा सूर्य कुमार यादव को भी आया भूल गया। होगा। इतना स्पेशल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, स्काई। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ उनके पास नीचे प्लेयर्स है ना। अभी सूर्य कुमार तो आया होगा ना बैटिंग करने अभी? नहीं, सूर्य कुमार अभी तक नहीं आए बैटिंग पर। अभी हाँ, बैटिंग पर कौन आया ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ मुकाबला। यूजुअली नंबर 4 यहाँ सूर्य भी कुमार ही आता सूर्य है। अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन उसका नंबर वो उसी का है। सूर्य कुमार यादव है, उसके बाद हार्दिक पांड्या का नंबर है, उसके बाद फिर दिनेश कार्तिक है, अक्षर पटेल को आज खिलाया उन्होंने। बल आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज भी हमने काफ़ी बातें की और काफ़ी डाइवर्स बातें हमने की। ख़ास तौर से जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की ज़रूरत है वो पाकिस्तान के पास तो है, लेकिन क्या वो ज़रूरत पूरी कर रहा है, और वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसमें कॉम्पोनेंट पूरे मेरे एक्सपर्ट के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो नहीं है। कि वहाँ पर कोच नहीं है, वहाँ पर टॉप सहूलियात तो हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाला ऐसा नज़र आता है कि नहीं है। उसके अलावा कल पाकिस्तान का मुकाबला है, फ़खर जमान इज़ नॉट प्लेइंग, यू ऑल नो दैट। उनकी रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए उस पर हमने बात की, और भी हमने बातें की। हम कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।